आपने मेक इन इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा। मेक इन इंडिया 2014 में गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, जिसके तहत भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना था। इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना था ताकि इंडिया दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। पर अगर हम उसके रिजल्ट देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इंडिया आज दुनिया में 12वें नंबर पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ $545 का एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमारी जीडीपी का सिर्फ 18% है। पर अगर हम देखें तो हांगकांग, जो कि सिर्फ एक चाइना का एक पार्ट है, ये साउथ कोरिया जैसे छोटा सा देश, ये भी हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम जीडीपी का साइज़ देखें तो नॉमिनल के हिसाब से हमारी जीडीपी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है और पीपीपी के हिसाब से हमारी जीडीपी 3री सबसे बड़ी जीडीपी है। उसके बाद भी हमारा एक्सपोर्ट इतना कम क्यों है? तो आइए हम समझते हैं कि इंडिया में एक्सपोर्ट इतना कम क्यों है और भारत एक नया चाइना क्यों नहीं बन सकता। जो 21वीं सदी की शुरुआत में चमत्कार चाइना ने किया, वह चमत्कार भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो आइए समझते हैं। नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा एक्सप्लेन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की। लैंड, लेबर एंड टैक्स। लैंड रिफॉर्म से क्या समझते हैं? देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी देश में कुछ आती है तो सबसे पहले उसे चाहिए होती है ज़मीन। पर भारत में ज़मीन हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब 2013 में तत्कालीन सरकार द्वारा एक ऐसा लॉ बना दिया गया जिसकी वजह से सबसे पहले जहाँ पे इंडस्ट्री लगने वाली है, जहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं जिनकी वो ज़मीन है, उनसे 75% से अधिक लोगों की सहमति चाहिए, उसके बाद ही आप वो ज़मीन ले सकते हैं। तो उस लॉ के आने के बाद तो लगभग इम्पॉसिबल हो गया है कि कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले लैंड एक्वायर कर ही नहीं पाता है। तो फिर वो अपने स्तर से खुद ही किसानों से बात करके या वहाँ के लोगों से, स्थानीय निवासियों से बात करके अपनी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन लेता है, वरना लैंड मिलना बहुत मुश्किल होता है। और हमने देखा है कि जब बुलेट ट्रेन का मामला भी इसीलिए डिलेड हुआ था, क्योंकि सरकार को ज़मीन एक्वायर करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर हम दूसरी बात करें लेबर लॉस की, तो हमें पता चलता है कि इंडिया में लेबर लॉस बहुत ज़्यादा आज भी सोशलिस्ट प्रवृत्ति के हैं, आज भी बहुत ज़्यादा समाजवाद से प्रभावित हैं। उनको कोई भी पार्टी छेड़ ही नहीं पाती है। कोई भी सत्ता में आ जाए, उन नियमों को चेंज करना बहुत ही मुश्किल रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया है तो आप उसको जल्दी निकाल नहीं सकते, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का भी कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इंडिया में जिनको परमानेंट जॉब मिली हुई है उनके पास बहुत ज़्यादा राइट है, और जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर हैं उनके पास राइट बहुत ज़्यादा कम है। और जो परमानेंट राइट होल्डर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो परमानेंट इनकी जॉब है, वो भी चाहते हैं कि जो यूनियन बनाने का जो राइट है उसमें इन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स को इन्वॉल्व ना किया जाए, वरना उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। अगर कोई नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है तो उसके लिए उस लॉन्चिंग से पहले उसकी असेंबल करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो लगभग एक नया फ़ोन लॉन्च करने के लिए 1 से 2 लाख लोगों की ज़रूरत होती है। पर हम देखते हैं कि इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 महीने या 3 महीने के लिए 1 लाख लोगों की लेबर लेकर उनको तुरंत ही फायर नहीं कर सकते। अगर आप किसी को ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब दे रहे हैं तो आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा। इसी वजह से भी बहुत सी कंपनियां हैं जो भारत में आने से बचती हैं, और भारत में जो बेरोजगारी है वो इतनी अधिक है। और यदि हम तीसरी बात करें टैक्स की, तो हम देखते हैं कि टैक्स के क्षेत्र में तो सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 25% है, जो लगभग वर्ल्ड की बाकी इकोनॉमीज़ के बराबर ही है या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। और हम जीएसटी देखें तो जीएसटी सुधार से भी टैक्स का सुधार हो चुका है। लेकिन टैक्स सिर्फ इकलौती चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कंपनियां आएंगी। हमको सारे रिफॉर्म एक साथ करने होंगे, उसके बाद ही भारत एक दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। अगर हम दूसरी रीज़न की बात करें तो वो है लॉजिस्टिक। भारत को लॉजिस्टिक का नाइटमेयर कहा जाता है, क्योंकि भारत में लॉजिस्टिक की हालत इतनी ख़राब है, आपको तो शायद पता ही होगा। यदि हम रोड नेटवर्क साइज़ की बात करें तो हमें पता चलता है कि जो भारत का स्थान है वह विश्व में 3रा है, और यदि देश के हिसाब से देखें तो हमारा स्थान 2रा है। पर यदि हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो हमें पता चलता है कि भारत का एक्सप्रेस वे देखिए सिर्फ कितना ज़्यादा कम है, सिर्फ 1643 किलोमीटर है। जबकि अब चाइना को देखिए जिसका रोड साइज हमसे कितना ज़्यादा कम है, पर एक्सप्रेस वे में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में जो एक्सप्रेस वे है या जो लॉजिस्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि माल की ढुलाई के लिए या फिर सप्लाई चेन के लिए उनको ट्रकों से इधर से उधर ले जाना होता है। तो अगर एक्सप्रेस वे ही नहीं होंगे तो आप सामान को इधर से उधर आसानी से नहीं ले जा सकते। यदि हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक दिन में एवरेज ट्रक कितना ज़्यादा ट्रेवल करता है, जबकि यूएसए में लिमिट भी है कि आप 11 घंटे से ज़्यादा ट्रक नहीं चला सकते एक दिन के अंदर। उसके बाद भी वहाँ प्रतिदिन जो औसतन जो ट्रक दूरी तय करता है वो 1000 से
1050 किलोमीटर के बीच होती है और भारत में ये दूरी 300 से 325 किलोमीटर के बीच है, जबकि इंडिया में जीएसटी आने से पहले यह दूरी और भी कम थी, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास थी। पर इसको दूर करने के लिए हम देखते हैं कि सरकार ने दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात की थी कि जिसके तहत हम सामानों को आसानी से दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली ले जा सकें और उसके बीच में हम इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर सकें। पर भारत में सब काम इतने धीमे में होता है कि आपको पता है उसमें कितनी बार डिले हो चुके हैं और ये कॉरिडोर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, उसको भी बनने में भी इतना समय लग रहा है। और अगर हम वाटरवेज की बात करें तो जो भी किसी सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है वो रोड से, उससे सस्ता पड़ता है ट्रेन से और सबसे सस्ता पड़ता है पानी से। पर हम देखें तो भारत में जितने भी नेशनल वाटरवे हैं उनकी संख्या बहुत कम है और वो भी सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जिनके ऊपर ध्यान दिया गया, उससे पहले तो उन पर ध्यान भी नहीं दिया गया था। पर उसके बाद भी इन पानी में इतना फ्लो नहीं है कि आराम से फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके। अभी पिछले दिनों ये घटना आई थी कि एक पानी का जहाज इस नेशनल हाईवे 1 पे जा रहा था, वो भी अटक गया था और उसकी वजह से उस व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ। तो अभी भी इस पर प्रयास किया जा रहा है पर यह बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इसको बहुत ही ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। और दूसरा हम कारण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक संधि होती है जिससे दो देश या फिर दो जो ब्लॉक हैं, देशों के जो ब्लॉक हैं, वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम आपसे जो सामान खरीदेंगे या हमारे से जो सामान तुम्हारे देश में जाएगा उसके बीच टैरिफ कम रहेगा और बाकी जितनी बॉटलनेक्स हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको कम से कम किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ आसियान कंट्री के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है और नेपाल के साथ है और जापान और कोरिया के साथ है। अगर हम देखते हैं तो हमको यूरोपियन यूनियन और यूएसए से और कनाडा से हमको एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था पर वो अभी तक उन पर बात चल रही है और आज तक साइन नहीं हो पाया है। पर अगर हम और इकोनॉमीज़ की बात करें तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया जो आसियान देश हैं या जो चाइना है, उन्होंने बहुत जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखे हैं। इसकी वजह से उनका सामान आराम से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो सकता है। पर इंडिया में जब टैरिफ लग जाते हैं इसीलिए कोई कंपनी आसियान जाना ज़्यादा प्रेफर करेगी ना कि इंडिया आना, क्योंकि आसियान से उनका सामान दूसरे देशों में सस्ती दर पर पहुँच सकता है। और हम अगला कारण देखें तो हम सप्लाई चेन की बात करें तो भारत में सप्लाई चेन तो ना के बराबर है। तो सप्लाई चेन क्या होता है कि जब कोई रॉ मटेरियल निकाला जाता है और उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक ग्राहक के पास पहुंचता है तो उसके बीच में जितनी भी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो उन सबको मिला के सप्लाई चेन बनती है कि चाहे वो कंपोनेंट्स हो, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, वो सारी चीज़ें एक सप्लाई चेन का पार्ट कहलाती हैं। तो अगर हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके देखें तो हम रेयर अर्थ मटेरियल की बात करते हैं, ये इसेंशियल होता है इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इक्विपमेंट बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसमें भी चाइना पूरे विश्व में डोमिनेट करता है और भारत का तो यहाँ पर नाम ही नहीं है और पूरे विश्व का बिल्कुल नाम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मटेरियल दुनिया में कम पाए जाते हैं, ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, पर इनको निकालना बहुत महंगा होता है क्योंकि बहुत बड़े एरिया में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनको निकालने से पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और इसमें इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। और भारत में रेयर अर्थ मटेरियल निकालने का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी नाम मात्र के बराबर है, विश्व के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य है। और यदि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, इस टाइप की चीज़ें आती हैं। अगर हम उसमें देखें तो उसमें भी भारत का जो स्थान है वो काफ़ी पीछे है। अगर हम देखें तो पता चलता है कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है वो एजुकेशन के लिए अपना बहुत ही कम प्रतिशत खर्च करती है और सेम फॉर हेल्थ केयर के लिए भी भारत अपना जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत खर्च करती है। पर अगर हमको आसियान या फिर हमको साउथ कोरिया या फिर हमको जापान के स्टैंडर्ड में आने के लिए हमको हेल्थ केयर और एजुकेशन पे और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और एक साथ यहाँ पे एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना हेल्थ केयर पे सरकार खर्च करती है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है कि ग्राउंड पे लेवल पे कितना काम हो रहा है, क्योंकि भारत में करप्शन की वजह से और जो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें जितना रुपये खर्च होता है वो ग्राउंड लेवल पे सही तरह से रिफ्लेक्ट भी नहीं हो पाता है। इसीलिए ये आंकड़े भारत की हेल्थ और एजुकेशन में जो सही स्थिति है उसको प्रदर्शित नहीं करते। एक और कारण है जिसका एफडीआई पर और मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या फिर एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो है मुद्रा स्थिरता। तो यदि किसी देश की करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, तो कोई भी बंदा, कोई भी कंपनी उस देश में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगी। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यदि कोई आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में आईफोन बनाता है और जिस समय उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है उस समय $1 बराबर 70 रुपये है, और जब वो भारत में आईफोन बनाकर बेचता है उसका प्रॉफिट कमाता है और तब तक $1 बराबर 75 रुपीज़ हो जाता है। तो करेंसी का जो
वोलेटाइजेशन है वो उसके फ़ायदे को कम कर सकता है, और जो बिजनेसमैन होते हैं वो कम से कम रिस्क लेना चाहते हैं। तो अगर करेंसी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, वो अपने प्लांट ऐसे देशों में लगाने से बचती हैं। तो अगर हम वियतनाम की बात करें या फिर चाइना की बात करें तो हमें पता चलता है कि वो अपनी करेंसी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखते हैं। वियतनाम में करेंसी पैक करी हुई है डॉलर से, यानी जो $1 बराबर जो उनकी करेंसी है, उनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देखिए, आप देखिए तो करेंसी कितनी ज़्यादा वोलेटाइल रहती है। इसकी वजह से भी थोड़ी कंपनियां डरती हैं कि भारत में आने से, उनको लगता है कि अगर वो भारत में आएंगी तो हो सकता है कि वो प्रॉफिट अपना रुपए में तो ज़्यादा कमाएं, लेकिन अगर रुपए की वैल्यू ही कम हो जाएगी तो उनका जो प्रॉफिट है वो $US में कम हो जाएगा। और एक अगला कारण जो हमको दिखता है जिसकी वजह से भारत में कंपनियां आने से डरती हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी राजनीतिक स्थिरता। हम देखते हैं, जैसे हम 2 उदाहरण से समझेंगे कि देखिए, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तो भारत ने चाइना जापान के साथ एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट साइन किया था, और जिसमें कि थोड़े पैसे महाराष्ट्र सरकार को भी देने थे, और जो लैंड एक्वायर करनी थी, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो वो महाराष्ट्र सरकार को करनी थी। पर चुनाव हुए और उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी है, तो अब उन्होंने वहाँ की ज़मीन एक्वायर करने से मना कर दिया है और बुलेट ट्रेन के लिए पैसे देने से भी मना कर दिया है। तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो ठंडे बस्ते में चला गया है और अभी तक काफ़ी डिले भी हो गया है। और हम देखें तो यही हाइपर लूप के साथ भी हुआ। जो हाइपर लूप है वो दुनिया में सबसे पहले इंडिया में आने वाला था, पर सरकार चेंज हो गई और ये हमारी शिवसेना की सरकार बन गई, और उनके द्वारा राज्य सरकार के चेंज होने के बाद उन्होंने हाइपर लूप में इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, और इसकी वजह से हाइपर लूप इंडिया में नहीं आ रहा, वरना विश्व में सबसे पहला हाइपर लूप शायद भारत में होता। तो जो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं ये सिग्नल देती हैं विश्व में कि भारत स्टेबल नहीं है पॉलिसी को लेके। कम ही आप कहेंगे कि आप आइए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप वो कोई कंपनी इंडिया में प्लांट लगाए, उसके बाद थोड़े दिन बाद हमें पता चलता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं अगर वो इंडिया में वो इंपोर्ट कर रहा है तो टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, तो उससे ऐसे उनसे उन्हें दिक्कत होती है। तो अगर कोई भी पॉलिसी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी तो कोई भी कंपनी हमारे देश में आने से बचेगी। अगर हम वियतनाम और चाइना की बात करें तो दोनों कम्युनिस्ट सरकारें हैं, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा ये है कि उनकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है, क्योंकि सरकार चेंज नहीं होती, तो उनकी जो योजनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं, वो भी सेम ही रहती हैं। और यदि हम विश्व की सूची देखें तो राजनीतिक स्थिरता में भारत का स्थान 165वें नंबर पे आता है, और जो ग्राफ है उसमें आप देखिए कि सारे जो आंकड़े हैं वो सारे निगेटिव ही हैं। और जो अगला कारण है जो एफडीआई या फिर मैन्युफैक्चरिंग को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। कि भारत की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व में आज काफ़ी सुधरी भी है, पर उसके बाद भी वह 63 है, जो कि ठीक ठाक रैंक कही जा सकती है, पर ये ठीक ठाक ही है, अच्छी रैंक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ये रैंक भारत की सही स्थिति नहीं दर्शाती है, क्योंकि यह रैंक सिर्फ दिल्ली और मुंबई के क्षेत्र से ली गई है, ना कि पूरे भारत से। पूरे दिल्ली और मुंबई में जितने भी नियम कानून हैं वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है, ज़्यादा ठीक हैं। तो ये जो रैंक है ये दिल्ली या मुंबई में प्लांट स्थापित करने की है, ना कि भारत में। और भारत के जो बाकी राज्य हैं उनकी हालत तो और भी ख़राब है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ने काफ़ी अच्छा कुछ सालों में प्रदर्शन किया है, पर इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। आपने अभी इतने सारे कारण देखे जिससे कि जो भारत के लिए नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं, पर कुछ कारण ऐसे भी हैं जो भारत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जो इंडिया के लिए हेल्पफुल है कि इंडिया एक वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। जो सबसे पहला कारण है वो है इंग्लिश। जी हाँ, एक्सीडेंट से ही सही, पर हम लोग आजकल इंग्लिश बोलते हैं, और इस समय इंग्लिश पावर की लैंग्वेज है, पूरे विश्व की भाषा है। तो जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं, तो इसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इसीलिए हमारा जो आईटी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा बूम भी कर रहा है, क्योंकि भारत में इंग्लिश स्पीकर लोग आराम से मिल जाते हैं। और दूसरी बात, इंग्लिश की वजह से व्यापारियों के बीच और कंपनियों के बीच संवाद स्थापित करने में आसानी रहती है। जो दूसरी बात भारत के लिए सकारात्मक रूप से काम करती है वो है एनुअल वेज। अगर हम एनुअल वेज को देखें, यानी सालाना आमदनी को देखें, तो हमको पता चलता है कि यूएस की जो सालाना आमदनी है, यूएस के एक आम नागरिक की सालाना आमदनी $65,760 है, और चाइना में ये 10,410 है, और भारत में ये सिर्फ $2,130 है। तो जो वार्षिक आय है वो भारत में बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए भारत में चीप लेबर है। तो चीप लेबर इंडिया के फेवर में काम कर सकती है, पर इसके लिए हमें बहुत सारे फ्रंट पे सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम अपनी चीप लेबर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यदि एक और कारण है जो भारत के पक्ष में काम करता है वो है डेमोक्रेसी,
क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की हैं, तो उनको भारत जैसे देश में आने से थोड़ा कम डर लगता है, क्योंकि सडन चेंज कोई गवर्नमेंट पॉलिसी करती है तो फिर उनको यहाँ का सिस्टम पता है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं, जो जुडिशरी है वो स्ट्रीमलाइन है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जैसा सिस्टम है, और उनको पता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, चाइना की तरह नहीं है कि अगर चाइना ने किसी कंपनी पे रोक लगा दी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाइना में कहीं भी जाएं उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। पर डेमोक्रेसी है तो उनको थोड़ा सा भरोसा रहता है कि यहाँ पर हमारे जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होगा। पर सिर्फ डेमोक्रेसी आपको खाना नहीं खिला सकती, आपको मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकती, उसके लिए बाकी सब में सुधार करने की आवश्यकता है। और यदि एक और पहलू को देखें जो भारत के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करता है, वो है भारत का मार्केट। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है अगर हम जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से देखें, और अगर हम पीपीपी के हिसाब से देखें तो भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो जो कंपनियां भारत में ही सामान बेचना चाहती हैं वो तो भारत में आराम से आ सकती हैं, और वो आती भी हैं। इस वजह से भारत का जो एफडीआई है वो इस समय विश्व के सबसे अधिक देशों में से एक है, और भारत में काफ़ी ज़्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अगर हमारा मार्केट का साइज बड़ा है तो विदेशी कंपनियां आकर्षित करने में ये सहायता प्रदान करता है। तो अंत में हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, पर चाइना जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए भारत को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, पर वो अभी असंभव तो नहीं, पर बहुत मुश्किल तो ज़रूर ही नज़र आता है। अंत में मैं कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।